नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल बघौली, आप सभी का गृह विज्ञान की इस कक्षा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है अध्याय 5 गृह गणित। आज हम इसके तीसरे और अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। आज के जो हमारे प्रमुख चर्चा के बिंदु रहेंगे वो हैं प्रतिशत की गणना करना, लाभ हानि की गणना करना और साधारण ब्याज हम सीखेंगे, यानी परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने दशमलव संख्याओं को जोड़ना, दशमलव संख्याओं को घटाना, दशमलव संख्याओं को गुणा करना और दशमलव संख्याओं में भाग देना सीखा था, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स सीखा था। बच्चों, आज के इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम आज के इस पाठ को पढ़ाए जाने का उद्देश्य देख लेते हैं। आज के इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप प्रतिशत की अवधारणा को समझ पाएंगे, प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि किसे कहते हैं, लाभ हानि की गणना को समझ पाएंगे, ब्याज क्या होता है यानी कि इंटरेस्ट किसे कहते हैं इसको आप समझ पाएंगे, और साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर की गणना को सीख पाएंगे। और इन सभी अवधारणाओं को आप अपने भावी जीवन में या अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम आज का अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। हम अब अपने पहले कॉन्सेप्ट या पहली अवधारणा को से चलते हैं। सबसे पहले जो हमारी पहली अवधारणा है वो है प्रतिशत की गणना करना। बच्चों, प्रतिशत की गणना करने से पहले या इसके सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले, प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का माध्यम है, यानी जब हमें किसी रेशियो को बताना होता है, किसी रेशियो को कंपैरिजन करना पड़ता है, अनुपात को बताना पड़ता है, तो हम प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, यानी कि परसेंटेज में हमेशा हम 100 में निकालते हैं, यानी 100 को आधार मानते हैं और उसी में हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। प्रतिशत को गणितीय प्रतीक परसेंटेज से व्यक्त किया जाता है, यानी कि किसी भी संख्या के आगे यदि ये प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है तो तब ये संख्या परसेंट में पढ़ी जाएगी, यानी कि 5 न पढ़ के ये 5% पढ़ा जाएगा, ये 75% पढ़ा जाएगा। साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। कोई भी साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न है और हमें उसे प्रतिशत में बदलना है, तो जैसे कोई भी साधारण भिन्न है 4/5 और हमें उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम उसे 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत को दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, यानी कि अगर सपोज लिखा हुआ है 56% तो हम इसको अगर साधारण भिन्न में बदलेंगे ये 56% को, तो हम 56/100 लिखेंगे। तो बच्चों, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसको मैंने आपको बताया। अब हम अपने सवालों के माध्यम से एक एक करके प्रतिशत की गणना को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है वो है, निम्नलिखित को हल कीजिए। 300 का 25%, यहाँ पे हमें 300 का 25% निकालना है। जब भी हमें किसी संख्या का 25% निकालना होता है यानी का, तो सबसे पहले हम इस का को रिमूव करेंगे, का को हटाएंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 300 और इस का की जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे। और 25%, अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम भाग दे देंगे 100 से, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 100 3 जा 300, 25 3 जा 75, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया, 75, यानी कि 300 का 25% अगर हमारा हमें निकालना हो तो कितना आंसर आएगा, 75 आंसर आएगा। तो बच्चों, आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ, यदि आपने पिछली स्लाइड को अच्छे से ध्यान से देखा, उसको समझा, तो हम कितनी आसानी के साथ इन सवालों को निकाल ले रहे हैं। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए।
अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रतिशत को जब साधारण भिन्न में बदलना होता है तो हम इस प्रतिशत के साइन को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और इसको 100 से भाग दे देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 100 से भाग दे दिया। अब 0 से 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा साधारण भिन्न आ गया वो 3/10 आ गया। चूंकि ये सरलतम संख्या है और अब और विभाजित नहीं होगी, अब और सरल रूप में नहीं आएगी, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगर हम इसे दशमलव में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 10 से 3 में भाग दे देंगे, तो 0.3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दशमलव के सवाल करने कितने आसान हैं। तो अब हम अपने एक और सवाल के साथ चलते हैं। यहाँ पर ये एक इबारती सवाल है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके एग्जाम में ज्यादातर इबारती सवाल ही पूछे जाएंगे, इसलिए इबारती सवालों को करना जरूरी है। हम सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। एक परिवार अपनी कुल मासिक आय का यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कुल मासिक आय का 60% भोजन पर खर्च करता है, यानी कि यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है कि अपनी कुल मासिक आय का 60% भोजन पे खर्च करता है। उसका मासिक वेतन ₹3500 है, यानी कि वो हर महीने उसका जो वेतन है, उसको जो सैलरी मिल रही है, जो जिस भी नौकरी से वो वेतन कम ले रहा है, तो वहां पे वो 3500 रुपए है और खेती से वो 2500 रुपए आमदनी कर रहा है, यानी कि खेती से उसको 2500 रुपए हर महीने आमदनी हो रही है। तो वह भोजन पर प्रति माह कितना व्यय करता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि भोजन पर प्रति माह कितना व्यय करता है निकालने के लिए आपको यहाँ पहले ही बताया जा चुका है कि कुल मासिक आय का 60%। तो कुल मासिक आय, तो पहले हमें कुल मासिक आय देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए जितने भी सोर्सेस है उनकी जो आय है वो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 2 सोर्सेस से मासिक आय है, एक तो 3500 रुपए मासिक वेतन है, खेती से प्राप्त आमदनी ₹2500 है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ₹6000। तो ये जो है ये कुल मासिक आमदनी हो जाएगी। अब इस कुल आमदनी का 60%, तो इस आमदनी का 60% चूंकि वो व्यय कर रहा है तो हम 6000 का 60% निकालेंगे। अभी पिछली स्लाइड में ही मैंने आपको 300 का 25% निकालना बताया है। तो यहाँ पे हम 6000 का 60% निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया किसी भी संख्या का जो सर्टेन परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले का को रिमूव करते हैं और का हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम परसेंटेज के साइन को भी हमने रिमूव कर दिया 60% में से और उसकी जगह हमने 100 से भाग दे दिया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से कैंसिल आउट हो गए। 60 × 60 = 3600। तो यहाँ पे कुल मासिक आय कितनी हो जाएगी, कुल भोजन पर प्रतिमाह कितना व्यय होगा, 3600 रुपए व्यय होगा। यानी कि वह परिवार अगर 6000 रुपए उसकी मासिक आमदनी है तो और वो अपनी आमदनी का 60% भोजन पर व्यय कर रहा है, तो फिर वो कितना व्यय कर रहा है, वो अपनी आमदनी का से 3600 रुपए भोजन पर व्यय कर रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और सवाल को समझेंगे और दिए गए जो सूत्र हैं उनके या जो मैंने टर्म्स आपको बताए हैं उन पर ध्यान देंगे तो आप बड़ी आसानी से प्रतिशत के सवालों को हल कर पाएंगे। अब हम अपनी अगली अवधारणा की तरफ जाते हैं, जो है लाभ हानि की गणना करना। बच्चों लाभ हानि, जब हम कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो या तो हमें लाभ होता है या हमें हानि होती है, सामान्यतः यही 2 कंडीशंस होती हैं। तो आज हम लाभ और हानि की गणना करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ जो लाभ हानि से संबंधित है। इनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उसका हम क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं हम उसको क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में सीपी से भी डिनोट करते हैं। यह है कॉस्ट प्राइस।
कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं तो हम उसको उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं, और उसको हम उस एसपी से भी डिनोट करते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, एसपी। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, यानी कि जिस दाम पर हमने सामान बेचा अगर वो ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमेशा हमको क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। और यदि क्रय मूल्य यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो फिर हमें हानि होगी। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रही हूं कि अगर मान लीजिए हमने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए हमारा क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 20 रुपए। तो जाहिर सी बात है 10 रुपए हमारे पास बचेंगे तो हमें लाभ होगा। और इसी के विपरीत यदि हमने सामान 20 रुपए में खरीदा था और हमें उसे 10 रुपए में बेचना पड़ा, तो वो 10 रुपए जो है वो हमें अपनी जेब से देने पड़े, यानी हमको नुकसान हुआ। तो यदि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे जिनकी मदद से हम अपने सवालों को हल करेंगे, इनको बहुत ध्यान से देखिए। पिछली भी कक्षा में मैंने आपको बताया था कि आप कॉपी और पेन के साथ बैठिए तो इन सूत्रों को, इन फॉर्मूलाज को आप समझते जाइए और कॉपी में उतारते जाइए, क्योंकि आगे के जो सवाल हल करेंगे वो इन पर ही बेस्ड होंगे। अब हम सबसे पहले फॉर्मूला पे आते हैं, लाभ प्रतिशत। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ दो कंडीशंस हो सकती हैं, लाभ और हानि। तो अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लाभ, हमें एक तो प्रॉफिट चाहिए कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, और क्रय मूल्य चाहिए यानी कि कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य से हम जो है लाभ प्रतिशत को निकाल पाएंगे। अगर हानि प्रतिशत निकालना है, यानी कि अगर हमें कहीं पे हानि हो रही है तो कितनी हानि हो रही है, तो हम यहाँ पे हमें हानि पता होनी चाहिए कि हमें कुल कितनी हानि हुई, और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो आपने बच्चों जरा ध्यान दीजिए कि दोनों केसेस में देखिए कि चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों में आधार हम क्रय मूल्य को ही यानी कि कॉस्ट प्राइस को ही मानेंगे। अब हमारा अगला जो फॉर्मूला है वो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए। क्रय मूल्य के लिए भी दो कंडीशंस है और विक्रय मूल्य के लिए भी यहाँ पे दो कंडीशंस है। क्रय मूल्य जब लाभ हो यानी जब हमें फायदा हो रहा है तब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 100 गुणे विक्रय मूल्य अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यानी हमें विक्रय मूल्य मालूम है, लाभ प्रतिशत मालूम है, तो हम आसानी से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं जब हमें लाभ हो। और क्रय मूल्य जब हानि हो तो 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। यानी कि हमें जब विक्रय मूल्य मालूम हो और हानि प्रतिशत मालूम हो तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं जब हमें हानि हो रही हो। अब विक्रय मूल्य और निकालने में भी दो कंडीशंस ही हैं, लाभ हो और जब हानि हो। तो जब लाभ हो तब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, और विक्रय मूल्य जब हानि हो इसका फॉर्मूला है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। इन फॉर्मूलाज की मदद से हम बहुत आसानी से अपने सवाल निकाल लेंगे। तो आइए हम अपने एक एक सवाल की तरफ चलते हैं, इनको निकालने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, एक दुकानदार ने 10 कुर्सियां रुपए 3000 में खरीदी। अब यहाँ पे एक दुकानदार ने 10 कुर्सियां रुपए 3000 में खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 3000 रुपए, और उन्हें 4000 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ, 4000 रुपए। तो आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे आपको लाभ नहीं पता है, लेकिन लाभ की जगह क्या पता है, लाभ की जगह आपको विक्रय मूल्य पता है। और आपको ये भी मैंने बताया कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य कम होता है तो हमेशा लाभ होता है। तो लाभ हम यहाँ पे आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे लाभ, हमें निकालने के लिए अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी कि 4000 में से
4000 में से 3000 को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो है टोटल लाभ आ जाएगा, यानी कि 1000 रुपए हमें लाभ हुआ। कुल लाभ कितना हुआ? तो यहाँ पे हमने देखे कि हमें लाभ नहीं मालूम था, लेकिन हमने आसानी से लाभ निकाल लिया। तो लाभ कितना हो गया? 1000 रुपए। अब क्रय मूल्य हमको मालूम है 3000 रुपए, फॉर्मूला में रख के हम आसानी के साथ इस सवाल को निकाल लेंगे। तो अब हम लाभ कितना निकला था? 1000 रुपए गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3000 रुपए। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये विभाजित हो जाएगा 3000। अब यहाँ पे आपको आ जाएगा 100/3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। डेसिमल का डिवीजन मैंने आपको सिखाया है। 3 3 जा 9, 10 में से 9 1 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 1, डेसिमल लगेगा, 0 उतरेगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 1, और एक बार हम और करेंगे दशमलव के 2 अंकों तक, तो 3 3 जा 9 और 1। अब हम इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं डेसिमल के 2 अंकों तक, यानी हमारा जो प्रतिशत लाभ निकला वो कितना निकला? 33.33%। क्योंकि लाभ हमें प्रतिशत में निकालना है तो हम इसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने फॉर्मूला पे रख के हमें जो चीजें हमें मालूम है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, लाभ, तो और जो नहीं मालूम है उसको हम निकाल सकते हैं। और यदि हमें फॉर्मूला पता है तो हम बड़ी आसानी से अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों एक और उदाहरण के साथ अब हम चलते हैं। यहाँ एक नया तरह का सवाल है, उसको देख लेते हैं। राजू ने अपना मोबाइल रुपए 3000 में बेचा। तो राजू ने अपना मोबाइल रुपए 3000 में बेचा, तो यहाँ पे 3000 क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। तो उसे 25% की हानि हुई। यहाँ पे उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो मोबाइल का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो यहाँ पे आप क्रय मूल्य पूछा गया है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब हानि हो। तो जब हानि हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 गुणे विक्रय मूल्य, 100 माइनस हानि प्रतिशत। 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब आप इस फॉर्मूले में आप रख के आराम से जो है क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब 100 गुणे विक्रय मूल्य कितना है? 3000 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 100 और हानि प्रतिशत कितना है? 25%। 25, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3000 अपॉन 75। 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3 1 जा 0 0, 4 1000 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹4000। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों अब हमारा जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया? ₹4000। यानी कि राजू ने वो मोबाइल 4000 रुपए में खरीदा था और उसने उसको 3000 रुपए में बेचा, तो 1000 रुपए का उसे नुकसान हुआ, यानी उसे 25% की हानि हुई। तो आपने देखा कि यदि आप फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे, आप क्या दिया गया है, क्या निकालना है, इसको अच्छे से समझेंगे, तो आप आसानी के साथ इन सवालों को हल कर पाएंगे। अब हम अपनी अगली और अंतिम अवधारणा की तरफ चल रहे हैं, जो है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको बताना चाह रही हूं। इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जो धन जमा किया जाए या उधार लिया जाए वह धन मूलधन होता है। यानी कि हम किसी बैंक में या संस्था में जब कोई धन जमा करते हैं या हम किसी से कोई धन उधार लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम मूलधन
कहते हैं। वह राशि जो प्रति सैकड़ा मूलधन पर निर्धारित होती है उसे हम ब्याज दर कहते हैं। यानी पर 100 पे जो भी मूलधन है, तो पर 100 मूलधन पर जो राशि जो निर्धारित होती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज दर कहते हैं। क्योंकि ब्याज दर प्रति सैकड़ा पर निर्धारित होती है, तो इसलिए ब्याज दर हमेशा परसेंटेज में होती है या प्रतिशत में होती है। किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन पर प्राप्त हुए अतिरिक्त धन को हम ब्याज कहते हैं। यानी अगर हमने किसी संस्था में कोई पैसा जमा किया या किसी से उधार लिया कोई पैसा, तो हमें एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद जो धन वापस करना पड़ता है, उसमें जो एडेड जो हम मनी देते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं या एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलता है उस जगह से, बैंक से या संस्था से, उसको हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज या सूत्र है, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन यानी टोटल अमाउंट, मूलधन यानी हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा ए हो जाएगा, और ये मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बेसिकली जमा करते हैं या हम उधार लेते हैं, प्लस ब्याज, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। इसके बाद अगर हमें मूलधन निकालना हो तो हम बड़ी आसानी से इनमें से हमें जो 2 चीजें पता होंगी तो हम तीसरी चीज को आराम से निकाल पाएंगे। जैसे अगर हमें मूलधन निकालना है तो मिश्रधन पता है, ब्याज पता है, तो हम आराम से मूलधन निकाल सकते हैं। और अगर हमें ब्याज निकालना है और हमें मिश्रधन पता है और हमें मूलधन पता है तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, और SI से यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? मूलधन प्रिंसिपल इनटू दर यानी ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, गुणे समय या T अपॉन 100। यानी कि साधारण ब्याज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मूलधन गुणे ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसीलिए नीचे 100 से भाग दिया गया है, और गुणे समय। तो इससे इस फॉर्मूला पर बेस्ड आप सारे सवालों को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले 5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 2000 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्या दिया गया है? 5% वार्षिक ब्याज की दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर जो है वो 5% दी है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 2000 रुपए, ये आपका मूलधन है। और 5 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। और आपको पूछा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम सबसे पहले मूलधन कितना है? 2000 गुणे दर कितनी है? ब्याज की दर 5%, और उसके बाद समय कितना है? आपका समय है 5 साल, 5 वर्ष अपॉन 100, क्योंकि ये प्रतिशत में होती है ब्याज की दर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 25 जा 100 और 100 5 जा 500, तो यहाँ पे ₹500 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 25 0 जा 0, 5 2 जा 10, यानी कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 100 5 जा 500, तो ₹500। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 2000 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा? ₹500 आएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। एक और सवाल हम देख लेते हैं। ₹800 का 5 वर्ष का मिश्रधन ₹1000 है। ₹800 का 5 वर्ष का मिश्रधन ₹1000 है, तो ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ पे ₹800 का, तो यहाँ 800 क्या है? यहाँ 800 आपका मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट है, और 5 वर्ष का यानी टाइम क्या हुआ है? 5 वर्ष। मिश्रधन
आपका रुपए 1000 है। यहाँ पे आपको मिश्रधन, यहाँ टोटल अमाउंट दिया गया है। टोटल अमाउंट आपको मैंने बताया था कि मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देते हैं तो वो मिश्रधन कहलाता है। तो मिश्रधन यहाँ पे रुपए 1000 है। तो ब्याज की दर, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, यहाँ पे ये दर पूछी है, यहाँ पे ब्याज नहीं पूछा है। तो कोई बात नहीं, हम उसको भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पहले तो हम फॉर्मूला देखेंगे कि हमें दर पूछी है, तो हम दर निकालने के लिए हम साधारण ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए और समय चाहिए। तो यहाँ पे मूलधन हमारे पास है 800, समय है 5 वर्ष, लेकिन साधारण ब्याज हमें नहीं पता है। नहीं पता, कोई चिंता की बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप अपना ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अगर यहाँ पे मिश्रधन कितना है 1000 और मूलधन कितना है 800, तो मिश्रधन में से मूलधन हमने घटा दिया तो रुपए 200 आपका साधारण ब्याज आ गया। तो लीजिए, आपको ब्याज भी पता चल गया। तो अब आप क्या करोगे, अब आप फॉर्मूले में रखोगे। पहले हम दर का फॉर्मूला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आप साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये अब ऊपर आ जाएगा, इनटू 100 अपॉन मूलधन। मूलधन कितना है आपका, मूलधन है 800 और समय, समय है 5 वर्ष। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया है, तो अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लिख देंगे 200 गुणे 100 बटे 800 गुणे 5। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25, तो ये 5। और चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे। देखिए बच्चों, कितनी आसानी के साथ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% निकाल लिया। तो बच्चों, आज का हमारा ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। अब हम जल्दी से एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। प्रतिशत के द्वारा गणित के किसी अनुपात को व्यक्त किया जा सकता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से किसी भी वस्तु को खरीदने को क्रय और बेचने को विक्रय कहते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा और क्रय मूल्य अधिक है तो हानि होगी। जमा किए गए धन पर मिलने वाले अतिरिक्त धन को हम ब्याज कहते हैं। उस राशि पर जो प्रति सैकड़े मूलधन पर निर्धारित होती है उसे हम ब्याज की दर कहते हैं। लाभ और हानि तथा ब्याज की गणना करने के लिए हमें प्रतिशत की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमने प्रतिशत को पहले पढ़ा और लाभ हानि और ब्याज को बाद में पढ़ा। तो बच्चों, आज के इस भाग से संबंधित कुछ गृह कार्य मैंने आपको दिया है, आइए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं और उसको हम करेंगे। 50 का 12.5% निकालिए। खादी पर 25% की छूट मिल रही है, रुपए 360 मूल्य की साड़ी छूट के बाद कितने की मिलेगी। राम ने एक घड़ी रुपए 120 में बेची, उसे 25% की हानि हुई। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य रुपए 600 पर लाभ 15% होने पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 4% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 600 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। और अंतिम सवाल है, रुपए 2500 किस ब्याज की दर से 5 वर्ष में रुपए 3000 हो जाएंगे।